हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंपटीशन कम्युनिटी। मैं हूं सौरभ और अभी तक आप मेरा नाम जान ही चुके होंगे। आप देख रहे हैं एसएससी सीएचएसएल का यूट्यूब कोर्स कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल पर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। और आज हम पढ़ने वाले हैं गणित मैथमेटिक्स, जिसमें हमारा जो टॉपिक रहने वाला है फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, संख्या के गुणनखंड। इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले थोड़ी सी मैं बात आपके साथ कर लेता हूं। ये पूरा कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि सारे जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइमली मिलते रहे। यही नहीं, इस वीडियो लेक्चर का आपको पीडीएफ वीडियो लेक्चर आने के 2-3 घंटे के अंदर ही अंदर हमारे वेबसाइट पर अपलोड हो जाता है, जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कंपटीशन कम्युनिटी की वेबसाइट है, उस पर आपको जाना है। वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। यही नहीं, आपको हम वीकली बेसिस पे जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके 100 क्वेश्चन, यानी कि 25-25-25-25 सवाल, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस, चारों सब्जेक्ट्स के आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आई होप कि आप उसका भरपूर फायदा उठा रहे होंगे, सारे सवाल आप लगा रहे होंगे। डाउट्स आप हमसे पूछ सकते हैं, जो भी सवाल आपसे नहीं बन रहा है, लेक्चर से रिलेटेड हो चाहे वो आपके इस पीडीएफ से रिलेटेड हो, उसको आप पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। यही नहीं, और जो हमारा जो शेड्यूल चल रहा है वीकली बेसिस पे, वो हर वीक का शेड्यूल आपको सैटरडे संडे के दरमियान में अगले हफ्ते का शेड्यूल दिया जाता है, वो भी आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। इतनी सारी चीजें आपको एक वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर करने पे मिल रहा है, तो जाके रजिस्टर अभी करें, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसमें हम ये सारी नोटिफिकेशन को वहां भी प्रोवाइड करते हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि कोई और कम्युनिकेशन हमें आपको देना है तो वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल के जरिए मिल जाएगा, जो कि ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसका लिंक, जहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। इस लेक्चर में हम सीखने वाले फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, संख्या के गुणनखंड, ठीक है। तो इसमें हम इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद आप बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे। उसमें से क्या क्या है, तो किसी भी यहां पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, आप क्या क्या सीखने वाले हैं इस वीडियो में। नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए तो उसके कितने गुणनखंड है ये निकालना आप सीख जाएंगे इस वीडियो लेक्चर के बाद। सम ऑफ फैक्टर्स, यानी गुणनखंडों का योग करना सीख जाएंगे आप, यानी कि जितने भी फैक्टर्स है उसको सम करने पर क्या आंसर आना चाहिए वो आप सीख जाएंगे, ठीक है। सारे सवाल आपके एग्जाम में कभी ना कभी आते रहते हैं। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, यानी सम गुणनखंड कितने हैं और विषम गुणनखंड कितने हैं, ये भी हम सीखेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, यानी कि ऐसे गुणनखंडों की संख्या जो किसी संख्या के गुणक है, गुणज होगा यहां पे, ठीक, गुणज होंगे, वो भी आप सीख जाएंगे निकालना। और साथ ही साथ जितने भी फैक्टर्स हैं, इन सभी फैक्टर्स को एक साथ मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आ रहा है वो भी आप सीख जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह मैं पहले आपको थ्योरी बताऊंगा, और थ्योरी बताने के बाद फिर हम धीरे से यहां पर टॉपिक को कवर करेंगे, उसके क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम में आते हैं और आगे आने के चांसेस भी रखते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, ये जो अभाज्य संख्याएं हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही जो है मैथमेटिक्स में, नंबर सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट बेस बनाते हैं बहुत सारे टॉपिक्स में, जैसे फैक्टर ऑफ नंबर में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो एक बार नजर लगा लेते हैं फिर से। 100 के नीचे 25 अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स होते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73 और 79, 83, 89 और 97। तो ये सारे जो है हमारे 25 प्राइम नंबर्स हैं 100 के नीचे, यानी 1 से 100 के बीच में इतने प्राइम नंबर्स हैं, ठीक। इसका यूज क्या है, तो हमें आना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन करना, प्राइम फैक्टराइजेशन करना। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, ठीक। तो सबसे पहली बात, प्राइम नंबर का मतलब क्या है। प्राइम नंबर का मतलब एक ऐसी संख्या, ठीक है, यानी कि देखिए हम क्या कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंडन करना हम सीखने जा रहे हैं। प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो एक खुद होता है, दूसरा संख्या खुद। इस 3 की बात करें, 1 और 3 इसका फैक्टर है। इस 5 की बात करें तो इसका फैक्टर 1,5 है। इस 7 की बात करें तो इसका फैक्टर है 1,7, ठीक। तो ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। चलिए, लेकिन जब हम कोई ऐसे नंबर की बात करते हैं, 36, फिर 45 और 630, ये सारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या सीखना है इस तरीके के टॉपिक में, जहां पे हम फैक्टर्स निकालने की बात कर रहे हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखना है।
तो सबसे पहली बात, अगर 36 दिखा तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है इसके जो गुणनखंड है, यानी कि उन गुणनखंडों में आप सारे अभाज्य संख्याओं को अलग अलग करके लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो 36 को देखते साथ समझ में आता है कि ये 9 इंटू 4 है। 9 इंटू 4 मतलब ये 2 का स्क्वायर है और मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर। इस प्रक्रिया को, मतलब 36 को इस फॉर्मेट में लाके लिखने को ही हम क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि अभाज्य गुणनखंडन करना। इसको हम क्या लिख सकते थे? तो 9 इंटू 15 लिख सकते थे, और 15 का एक और 3 है तो यहां ले आओगे उसको, सॉरी 9 इंटू 15 नहीं, यहां पे 3 इंटू 15 है, 3 इंटू 15, या इसको 9 इंटू 5 भी लिख सकते हैं, 9 इंटू 5 लिख सकते हैं, ठीक। तो 3 अलग है यानी कि 3 का स्क्वायर, और 5 अलग है तो 5 की पावर 1। इस तरीके से हम इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं। यही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ कि 45 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। इसकी बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं 10 मल्टीप्लाइड था और 63 मल्टीप्लाइड है, अलग 10 मल्टीप्लाइड है। ये जो 63 है ये कैसे बना है? 63 बना है 9 इंटू 7 से, और ये जो 10 बना है ये कैसे बना है? तो 2 इंटू 5 से। मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाओगे तो 2 एक बार है, और इसके अंदर 3 2 बार छुपे हुए हैं तो 3 स्क्वायर, यहाँ पे 5 एक बार है तो 5 की पावर 1, और 7 एक बार है तो 7 की पावर 1। इस तरीके से हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तोड़ते हुए नीचे जितना छोटा हो सकता है प्राइम फैक्टर्स तक आपको जाना है। 2 3 5 7 जो है ये प्राइम फैक्टर्स। कहने का मतलब क्या है कि हमने अभी जो प्राइम फैक्टर्स देखे, प्राइम नंबर्स जो देखे, उन प्राइम नंबर्स के अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को मल्टीप्लाई करने से ही बाकी संख्याएं बनती है। मतलब आप कोई भी संख्या ले लीजिए, उसमें प्राइम नंबर्स का कोई कॉम्बिनेशन होता है, उस कॉम्बिनेशन में उसको मल्टीप्लाई करने से वो अलग अलग तरीके के नंबर बनाता है, ठीक। तो पूरा का पूरा जो फैक्टर्स वाला जो पार्ट है, इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो कॉन्सेप्ट लगता है, वो कॉन्सेप्ट क्या लगता है? कॉन्सेप्ट लगता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। किसी भी संख्या को हम n बराबर a के पावर p, b के पावर q, c के पावर r और गुणा करके ऐसे किसी भी संख्या को हम लिख सकते हैं जहां आपके a b c जो है वो प्राइम नंबर्स है, यानी कि अभाज्य संख्या है, और p q r क्या है? तो वो प्राकृतिक संख्या है। तो कोई भी संख्या आप ले लीजिए, किसी भी संख्या का आप इस तरीके से उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस तरीके से आप उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं, जिसमें ए बी सी क्या होगा? प्राइम नंबर्स होंगे। पावर में पी क्यू आर चल रहा है तो पी क्यू आर क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स होंगे। तो जब भी हम फैक्टर्स ऑफ नंबर्स की सवाल कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए। सारे प्राइम नंबर को अलग अलग करके मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना हो आपको आना चाहिए, उसके बाद ही हम इसके सवाल को लगा पाते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात, n के गुणनखंडों की संख्या यदि निकालनी, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n निकालना है, तो क्या करना होता है? यहां पर आपको लेना होता है इस पावर को। प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, इसके बाद इस प्राइम फैक्टर के पावर में क्या था? p में +1 करोगे मल्टीप्लाइड बाय, इसके पावर में क्या था? q, तो q में +1 करोगे, इसमें फिर मल्टीप्लाई लगाओगे, और इसके पावर में क्या था? r, तो r में +1 करोगे। इस तरीके से प्रक्रिया चलते रहेगी, अगर आगे भी कुछ और प्राइम फैक्टराइजेशन में नंबर्स हैं तो, ठीक। तो ऐसा करने से क्या होगा? इस नंबर के सभी प्राइम फैक्टर्स निकल के आ जाएंगे, सॉरी नंबर्स के सभी फैक्टर्स यानी कि गुणनखंडों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो पहला पॉइंट मैंने बताया था, इस वीडियो में आप क्या सीखने वाले हैं? फैक्टर्स ऑफ अ नंबर निकालना। तो वो बहुत आसान सी बात होती है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, पावर में जो नंबर चल रहा है उसमें +1 करके सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फैक्टर्स ऑफ अ नंबर निकल के आ जाएगा, ठीक। सेकेंड बात मैंने जो बताई थी, आप सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ n निकाल पाएंगे। तो n के गुणनखंडों के योग का अगर आपको वैल्यू निकालना है तो वो क्या होगा? उसमें आपको a की भी आवश्यकता पड़ने वाली है, यानी ये जो a है, a की पावर p +1 -1 बटा a -1, यहां b है तो b की पावर q +1 -1 डिवाइडेड बाय b -1। यहां पे अगला c है तो c के पावर आपको क्या करना है? r +1 -1 डिवाइडेड बाय c -1। देखिए मैंने आपको सारी चीजें बताई थी कि हर एक लेक्चर मेरा जो है कनेक्टेड है। पिछले ही वीडियो में हमने क्या कवर किया था? हमने कवर किया था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जब हमने कवर किया, वहां पे आपने जो सम का फॉर्मूला देखा था वो कहीं ना कहीं ऐसा ही था, और यहां पर हम जो फॉर्मूला देखेंगे वो आया जो है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से ही आया है। मैं आपको डेप्थ में जाके बताऊंगा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ठीक। चलिए अब ये इतना याद रखिए कि ये जो फॉर्मूला बना है ये आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के यानी कि गुणोत्तर श्रेणी के योगफल का जो फॉर्मूला हमने देखा था पिछले वीडियो में, वहीं से बना हुआ है। तो सारे लेक्चर्स कनेक्टेड है एक दूसरे से, यही बात मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था।
कि अगर मैंने कोई चीज़ किसी वीडियो में पढ़ाया है तो वो मैं आगे रेफरेंस उसका ले सकता हूँ, इसलिए मैंने सीक्वेंस वाइज हर एक लेक्चर को यहाँ पे बनाया हुआ है कि पहले क्या देना है बाद में क्या देना है। इस तरीके से आप नोट्स बनाते जाइए, आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम इसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए, नंबर ऑफ वेज, अब कॉन्सेप्ट समझिए कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो मैंने आपको बताया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, एन समान वस्तुओं को चयन करने का जो तरीका होता है वो होता है n+1, ठीक है। यानी कि कोई भी समान वस्तु है उसका कितने तरीके से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो है n+1। ये बना तो कैसे बना, उसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर 3 फुटबॉल लगे हुए हैं, ठीक। अब मैं आपसे पूछूं कि आप यहां से फुटबॉल को कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक, कितने तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस फुटबॉल को। तो एक व्यक्ति कहेगा सर मैं यहां से एक फुटबॉल निकाल लेता हूं तो मेरा सिलेक्शन इस तरीके से हो सकता है। दूसरा कोई व्यक्ति बोलेगा सर मैं यहां से 2 फुटबॉल निकाल लेता हूं, ये एक तरीका हो गया। तीसरा एक व्यक्ति बोलेगा सर मैं तीनों के तीनों फुटबॉल उठा लेता हूं, ये तीसरा तरीका हो गया। और एक व्यक्ति ऐसा भी होगा सर मैं इसमें से कोई भी फुटबॉल नहीं उठाऊंगा। तो ये होते हैं 4 तरीके। यानी कि अगर मेरे पास 3 फुटबॉल जो कि सेम है दिखने में, इसमें कोई अंतर नहीं है, इसको सिलेक्शन करने का तरीका 3 में एक ज्यादा होता है, यानी 3+1 होता है। कौन कौन सा तरीका? पहला तरीका है कि आप इसमें से एक ले लें, दूसरा तरीका है कि आप इसमें से 2 उठा लें, तीसरा तरीका है तीनों उठा लें, और चौथा तरीका है आप एक भी ना उठाएं, ठीक। चलिए, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट कि हम जो वहां पर यूज कर रहे थे, अगर a के पावर p था तो यहां पर a को सिलेक्ट करने के तरीके क्या क्या है, तो p+1 है, क्योंकि सारे a एक समान होते हैं। जैसे कि मैं अगर लिखूं 160 कैसे बना, तो 32 × 5 से बना, यानी 2 के पावर है 5 और 5 के पावर है 1। तो यहां पर कोई व्यक्ति आएगा तो वो या तो 1 2 लेगा, या तो 2 2 लेगा, या तो 3 2, या 4 या 5, या फिर एक भी 2 ना लेगा। इसमें एक भी 2 ना लेने का मतलब 1 लेने का 1 लेगा यहां से। मतलब यहां पर फैक्टर्स निकालने की बात आए तो 2 वाले साइड से इसके पास 6 तरीके हैं सिलेक्ट करने के, और 5 वाले साइड से भी 2 तरीके हैं सिलेक्ट करने के, या तो एक 5 ले या तो एक भी 5 ना ले, मतलब 2 तरीके हैं। तो इसलिए जो पावर में वैल्यू चल रहा है उससे हम क्या करते थे, एक ज्यादा लेकर मल्टीप्लाई करते थे। आज आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं तो वो क्यों यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, अब एग्जाम्पल के तौर पे एक नंबर मैंने यहां लिया हुआ है, ठीक। समझेंगे इसको। समझने के पहले थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हमें आवश्यकता है। जैसे कि सपोज करिए कि हम 3 जगह की बात कर लेते हैं। यह है दिल्ली, ठीक, यह है आपका बीच में कोई जगह ले लेते हैं, जैसे कि बैंगलोर ले लेते हैं, और थोड़ा और साउथ में चले जाते हैं, यहाँ पे चेन्नई ले लेते हैं, ठीक है, मद्रास। तो अगर सपोज करिए कि बेंगलोर और दिल्ली में जाने के यहाँ पे अगर 3 रास्ते हैं, और सॉरी दिल्ली से बेंगलोर जाने के 3 रास्ते हैं, और बेंगलोर से चेन्नई जाने के हमारे पास 4 रास्ते हैं, तो टोटल कितने रास्ते हो जाएंगे दिल्ली से लेकर चेन्नई जाने के, तो 3 × 4 करोगे तो टोटल यहाँ पे 12 हो जाता है। मतलब किसी कार्य को हमें करना है। क्या कार्य था? हमें दिल्ली से चेन्नई जाना था। तो दिल्ली से बेंगलोर जाने के अगर 3 रास्ते हैं और बेंगलोर से चेन्नई जाने के अगर 4 रास्ते हैं, तो 3 × 4 करोगे, टोटल 12 रास्ते होंगे आपके दिल्ली से चेन्नई जाने। क्योंकि यहां से आप जब निकले तो यहां पहला रास्ता और 4 रास्ते यहां पे, तो आपका रास्ता अलग हो गया पहला वाला। एक रास्ता यहां से जाते तो भी आपके पास 4 रास्ते थे, तो ये अलग कॉम्बिनेशन हो गया सिलेक्ट करने का। यहां से आप जाते तो फिर एक और कॉम्बिनेशन, आपको हर एक रास्ते के साथ 4 तरीके मिल रहे हैं, ठीक। तो कभी भी किसी काम में अगर एक तरीके से काम हो सकता है m वेज में, यानी 3 वेज में, और यहाँ पे 4 वेज में, तो पूरे काम को करने के जो तरीके होते हैं वो होते हैं 12, ठीक है। इसलिए जब हम वहां पे भी देख रहे हैं कि हमें जो सिलेक्ट करना है वैल्यू को, उसमें जब हम a के पावर p और b के पावर q था, तो p+1 पहला तरीका है, फिर q+1, फिर r+1, इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन होके फाइनल वैल्यू क्या है वो हम निकालते हैं। इसलिए मल्टीप्लीकेशन वहां पे हो रहा है। तो ये हो गई भाई परम्यूटेशन की बातें, जिसके आधार पर ही ये फैक्टर्स ऑफ अ नंबर बने हुए हैं, ठीक। अब देखिए, इसका सबसे पहले गुणनखंडन हमें करना है। तो 64 मल्टीप्लाइड बाय 3 करने पर ये आता है, और एक 10 और एक्स्ट्रा है। तो देखिए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये तो 2 के पावर 6 होता है, यहाँ 3 के पावर 1 आ गया, इसमें 2 एक छुपा हुआ है और 5 छुपा हुआ, मतलब कुल मिला के ये क्या है, 2 के पावर 7 है, ये 6 और एक ये 3 के पावर 1 और 5 की पावर 1। तो मैं यहां पर जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। सारे वैल्यूज को हटाकर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर
इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 1। इस तरीके से हम इसको तोड़ सकते हैं। ठीक, तोड़ने के बाद जो चीजें हमें सीखनी है, सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना, गुणनखंडों की संख्या निकालना। तो बहुत आसान सी बात है ये कि हमें क्या करना है, सारे के सारे यहां पर जो वैल्यूज है 7 चल रहा है तो 7 प्लस 1 करोगे 8। क्लियर है? 8 कैसे आ रहा है? मैंने कहा पावर में जो वैल्यू है 7 उसमें 1 जोड़ दीजिए 8 आएगा। यहां पे पावर में क्या 1 में 1 जोड़ दोगे तो 2 है, और यहां पे आपके पास 1 है तो यहां पर आप 2 लिखोगे, मतलब टोटल 8 इंटू 4 यानी 32 फैक्टर्स हैं इस नंबर के। 32 यानी 32 फैक्टर्स हैं इस नंबर के। क्लियर है? चलिए अगला सेकेंड वाले वैल्यू पे आते हैं, सम ऑफ द फैक्टर्स। अब देखिए सम ऑफ फैक्टर्स की बात जब होती है तो सबसे पहली बात यहां पर भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ही लग रहा है। तो फॉर्मूला जो बना वो ऐसा क्यों बना उसके बारे में भी मैं बात करूंगा, और जो फॉर्मूला है उसको यूज करके भी दिखाऊंगा, बिना फॉर्मूला के यूज किए भी आप इसको यूज कर बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो मैं बताऊंगा। ठीक, तो जैसे कि मैंने यहां बताया, अब हम यूज करने वाले सम निकालने जा रहे हैं। तो पहली बात, अगर आप 2 यूज कर रहे हो तो सबसे पहले आप 2 की पावर 0 यानी 1 लाओगे। ठीक, यानी सेक्शन के तरीके क्या क्या है, आप 1 भी 2 ना ले तो वहां पर 1 आएगा। दूसरा एक फैक्टर हो सकता है 2, तो यहां पर 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। तीसरा फैक्टर हो सकता है 2 का स्क्वायर, इसके बाद 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, फिर आएगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 प्लस में है ये सारी वैल्यूज क्योंकि हमें सम निकालना है, और एक होगा 2 की पावर 6, एक होगा 2 की पावर 7। ठीक, ये 8 तरीके हैं इसको ऐड करने के। मतलब केवल 2 की हम बात करें तो इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा ये 3 वाले का, यानी 3 एक भी ना ले तो 1 लेना होगा, और यहां पे प्लस का 3 होगा, 3 की पावर 1 होगा, और लास्ट में आपके पास 5 है तो यहां पर आप 5 एक भी ना ले या 5 की पावर 1 ले। इसका मल्टीप्लीकेशन इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि आप जब इसमें से सारी चीजों को अलग अलग कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। तो इसलिए मल्टीप्लीकेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि काम आपका केवल यहां से कंप्लीट नहीं हुआ, आपको 3 भी लेना है, उसके चॉइसेस देखने हैं, और 5 भी लेना है, उसके चॉइसेस देखने हैं। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा पिछले वाले वीडियो की बात करते हैं। ये जो यहां पर सीरीज बनी ये क्या है, ये है गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, ये जो सीरीज बनी नीचे यहाँ 1 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 का पावर 4, ये सारे क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है। और गुणोत्तर श्रेणी में हमने देखा था इसका सम निकालना। सम कैसे निकालते थे, याद करने की कोशिश करिए। ए हमारा फर्स्ट टर्म है, r की पावर n माइनस 1 बटा r माइनस 1 होता था, जिसमें आखिरी टर्म में हमारा जो r आता था वो यहां पे आता था जो भी वैल्यू है 7, तो वो n माइनस 1 होता था, यहां पे n माइनस 1 होता था, तो ऊपर लिखते थे n जो कि था 8। यही फॉर्मूला हमने अभी देखा, यहां पर जो वैल्यूज चल रही है 2, इसके पावर में आखिर वाले वैल्यू में आपको 1 जोड़ देना है, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस, कॉमन रेशियो क्या है 2 है, तो 2 माइनस 1 करोगे नीचे 1 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय, या तो आप इसको 1 प्लस 3 करके 4 डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फॉर्मूला यूज करना चाहते हो तो फॉर्मूला भी यूज करिए, सेम वैल्यू आएगा सेकेंड वाले टर्म में, जो कि क्या है, मैं बहुत धीरे धीरे करके आपको सारी चीजें समझाऊंगा, जो कि क्या है 3 का स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। इसको जरा सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, 9 माइनस 1 करोगे 8 आएगा, 8 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 4 ही आ रहा है। मतलब आपको मैं ये डिटेल में समझाना चाह रहा हूं कि बैकग्राउंड में स्टोरी क्या चल रही है और फॉर्मूला हमने जो बनाया वो क्या है। ठीक, आखिर वाले वैल्यू को भी आप डायरेक्टली या तो 1 प्लस 5 यानी 6 लिख सकते हो, तो ये 6 कैसे आया, परम्यूटेशन है सारे के सारे, यानी 5 को किस तरीके से हम ले सकते थे 1 प्लस 5, या फॉर्मूले में यूज करोगे तो क्या आएगा बताइए, 5 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 माइनस 1 करोगे तो 24 आएगा। ठीक, और नीचे 4 है तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। आप चाहे फॉर्मूले को यूज करिए जो मैंने आपको अभी अभी दिखाया था सम ऑफ फैक्टर्स के गुणनखंड में, इस तरीके से आप फॉर्मूले बेसिस पे कर सकते हैं, या आप कॉन्सेप्चुअली भी समझिए कि अगर 3 एक बार है तो ज्यादा आसान क्या है 1 प्लस 3 करना, ऐसे करने जाओगे तो आपको टाइम वेस्ट होगा वहां पे। तो ऐसे जहां पर पावर 1 1 चल रहा है वहां पे आप डायरेक्टली 1 प्लस 3 लिख लीजिए, 4 वैल्यू आएगा, यहां 1 प्लस 5 लिख दीजिए 6 आएगा। लेकिन जब इस तरीके से आ गया 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 4 2 की पावर 4, यहां पे फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो फिर आपका टाइम जाएगा, एग्जाम में आपके पास ऐसे भी टाइम की कमी होती है। ठीक, तो मैं यहां पर अभी आपको जो सिखाया वो है कॉन्सेप्ट। ठीक है, कैसे बना कॉन्सेप्ट, पीछे की कहानी भी हमने जानी, कॉन्सेप्चुअल चीज भी हमने जाना। अब देखिए इसका वैल्यू क्या आएगा, ये आपका बन गया 4, इसको मैं 4 कर लेता हूं, ये आपका बन जाएगा 255। ठीक है,
2 के पावर 8 क्या होता है? 256 होता है, जिसमें माइनस का 1 करोगे तो 255 आएगा। अगर पहले 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1000 प्लस 5 यानी कि 1020 बनेगा। इसमें 6 और मल्टीप्लाई करोगे तो 612 यानी 6120 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, मतलब सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स हो गया 255 इंटू 4 इंटू 3, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 1020 आ रहा है, जिसमें 6 मल्टीप्लाई करने पर 6120 आएगा। ठीक, तो ये तो 2 चीजें हो गई जिसके बारे में मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था। लेकिन जब वीडियो की शुरुआत हुई थी तो मैंने आपको बताया था आप इस वीडियो में और भी कुछ चीजें सीखने वाले हैं, तो वो सारी चीजों के ऊपर भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहली बात, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। इवन फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? सम गुणनखंड। अब डेफिनेशन पे आइए। सम संख्याओं का डेफिनेशन मैंने जो आपको बताया था, ठीक, सम संख्याओं का जो डेफिनेशन मैंने आपको बताया था उसमें मैंने आपको यह बात बताया है कि सम नंबर वो होती है, सम संख्या वो होती है जो 2 से विभाजित होती है, यानी कि 2 से अगर मल्टीप्लिकेशन हुआ तभी वो आपका इवन नंबर कहलाता है, और 2 से मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ तो वो ऑड नंबर कहलाता है। मतलब कि जब हम सिलेक्शन कर रहे थे, जैसे 3 फुटबॉल थे, तो उन 3 फुटबॉल में हमको जो चूज करना था 3 + 1 था, जिसमें एक केस ऐसा था जिसमें हमने कोई भी फुटबॉल नहीं लिया। तो अगर आप कोई भी 2 ना ले, 2 जो है इवन नंबर बनाने के लिए एक 2 तो कम से कम लेना ही होगा। तो हमने जो मल्टीप्लिकेशन किया था ये 8, ये 8 क्या था कि आप सारे 2 को एक एक बार ले सकते हैं, यानी 1 2 2 2 3 2 इस तरीके से 7 तक, और एक केस हमने वो लिया था इसमें जिसमें एक भी 2 ना हो, तो वो वाला को हमें यहां डिलीट करना होगा। मतलब यहां पे आपको 7 मल्टीप्लाई करना होगा, बाकी चीजें एज इट इज रहेगी 2 × 2, मतलब यहां पे 28 जो है आंसर हो जाएंगे सम गुणनखंडों की। और वहीं विषम की बात करें तो यहां पर आप एक भी 2 नहीं ले सकते, तो यहां से 8 में से 7 वाला केस वहां गया, एक वाला केस यहां पे आएगा 2 का कि आप इसमें से एक भी 2 ना ले, तो मैं सारे 7 ये 2 हटा देता हूं। बाकी 3 में आपके पास 2 कंडीशंस है, 4 में भी 2 कंडीशन है, जिसका वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। अब आप खुद ही इसको जोड़ के देखिए, जो गुणनखंड होते हैं वो या तो सम होते हैं या तो विषम होते हैं। तो सम गुणनखंड 28 है, विषम गुणनखंड 4 है, दोनों को जोड़ोगे 32 के बराबर है। ठीक, क्लियर है कैसे हमें निकालना है टोटल यहाँ पे इवन फैक्टर कितने और ऑड फैक्टर कितने। नेक्स्ट पॉइंट, अब हमें निकालना है ऐसे मल्टीपल जो कि 20 के गुणनखंड है, यानी मल्टीपल्स, ऐसे फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने जो कि 20 के मल्टीपल है, यानी गुणनखंडों की संख्या जो 20 के गुणज होंगे। तो इस तरीके के सवाल में क्या करना है समझिए। देखिए 20 का मल्टीपल मतलब 20 में मैं 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 आता है, 20 में यदि मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 40 होता है, तो ये इसका गुणज कहलाता है, मल्टीपल कहलाता है। अगर मैं 20 में 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 आता है, ये भी इसका एक गुणज कहलाता है। मतलब कि ये जो फैक्टर्स है, इस फैक्टर्स में 20 को हटा दीजिए और 20 को छुपाने के बाद बाकी जो वैल्यूज बचे उसमें कितने फैक्टर्स होंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितनी आसान सी बात है कि हमें करना क्या है, यहां पर 20 में जो फैक्टराइजेशन के वैल्यूज है, 20 कैसे बना है? तो 20 बना है 4 × 5 से, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1, ऐसा ही बना है 20। आप है मेरे साथ यहां पे? 20 क्या है? 4 × 5, तो 2 स्क्वायर इंटू 5 को मैं इसमें से अलग कर लेता हूं, यानी कि मैं अगर 20 को अलग कर लूं तो यहां पर बचेगा क्या? वैल्यूज बचेंगे 2 2 तो चलेगा, तो यहां 2 की पावर 5 बचेगा। ठीक है, एक 3 था तो 3 की पावर 1 आ जाएगा, और 5 यहां चला गया तो 5 एक भी नहीं बचेगा। मतलब कि इस नंबर्स में 20 को हटाने के बाद हमारे पास क्या बचा फैक्टर्स में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में? 5 बार 2 बचे और 1 बार 3 बचा, 5 टाइम्स हमारे पास 2 बचा और 1 टाइम हमारे पास 3 बचा। तो अब हमको नंबर ऑफ मल्टीपल्स दैट आर 20, इसके संख्याओं की अगर बात कर रहे हैं तो डायरेक्टली यहां पर कितनी संख्या है? 2 की पावर 5 है तो 5 + 1 लिखोगे 6, 3 की पावर 1 है तो 1 + 1 करोगे 2, यानी कि 12 ऐसे नंबर हैं, फैक्टर्स हैं जो कि 20 के मल्टीपल्स होंगे। ठीक, सेकेंड पॉइंट, सम ऑफ फैक्टर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 20, तो ऐसी संख्या जिसका योगफल जो कि 20 के गुणज हो, यानी 20 के मल्टीपल्स हो, इन सब का सम हमें निकालना है। तो सम निकालने का तरीका भी आप लोग जानते हैं, क्या करना है? इसका सम निकाल लीजिए, आगे वाले का सम निकाल लीजिए। आगे वाले का सम क्या होगा? 2 की पावर 6 -1 डिवाइडेड बाय 2 - 1 जो कि 1 होता है, और यहां पे आपका आएगा 1 + 3 यानी कि 4। ये 4 कैसे आया समझ में आया? यहां पर भी 4 आ रहा था, या तो आप 1 लेंगे +3 होगा तो 1 + 3 4 हो जाएगा। ये तो 20 को छोड़ के इतना सम बन रहा है, लेकिन हर एक वैल्यू में
20 मल्टीप्लाइड है, तो इसलिए मुझे यहां पर एक 20 मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर? यानी जो प्रक्रिया आपने यहां सीखा था सम ऑफ फैक्टर्स में, वही प्रक्रिया आपको 20 को छोड़ के जो वैल्यूज है उसमें करना है, और एक्स्ट्रा एक 20 मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जो भी वैल्यूज है, जैसे 21 जा 20 है, 22 जा 40 है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो 1 2 और 23 जा 60 है, तो 1 2 3 जो आ गया, इसमें हम ये प्रक्रिया दोहरा रहे हैं, और एक बार फिर सारे में 20 मल्टीप्लाई करने के पड़ेंगे, क्योंकि 20 को हटाने के बाद वो प्रक्रिया की जाएगी। तो सारे नंबर्स में 20 तो मल्टीप्लाई होगा, इसलिए 20 को एक्स्ट्रा एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। 20 इंटू 4 करोगे 80, और 2 के पावर 6 यानी 64, 64 में माइनस का 1 करोगे तो 63 आएगा, तो बन जाएगा 0, 24, 48 प्लस 2 करोगे तो 50 आ जाएगा, 5040। ठीक, चलिए अब निकालना है प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। ठीक, सभी गुणनखंडों का गुणनफल। अभी के लिए आप इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लिख के रखिए, मैं आपको बता देता हूं फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला होता है, यहां पर जो नंबर निकल के आया 100, 1920, यानी जिस संख्या के ऊपर हम काम कर रहे हैं वो संख्या आपको लिखना है, और साथ में जो गुणनखंडों की संख्या निकली 32, इसका आधा करके आपको इसके ऊपर लिख देना है। मतलब आप क्या लिखोगे 16। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि जितने भी फैक्टर्स हैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगा इसी वीडियो में आगे, ऐसा हो क्यों रहा है आपको समझ में आएगी बातें। लेकिन डायरेक्टली क्या करना है आपको, अगर किसी भी संख्या का, फैक्टर्स का, अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालना है, सभी गुणनखंडों का गुणनफल निकालना है, तो क्या करना होगा, इसमें आपको पावर में क्या लिखना है कि जितने भी नंबर ऑफ फैक्टर्स आए उसका आधा करके आपको पावर में चढ़ा देना है, यानी 16। ठीक है, 1920 की पावर 16, इतना ही करना है। ठीक, तो मोटे तौर पे हमने जो चीजें सीखी इस वीडियो के अंदर, थ्योरी पार्ट इतना ही है, कुछ और चीजें भी मैं सिखाऊंगा यहां पे। अब यहां से कुछ प्रैक्टिस करते हैं। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं आपके सामने। जो चीजें मैंने अभी सारी चीजें निकाली वो आपको फिर से एक बार यहां पे करने का मौका मिलेगा। तो देखिए यहां पर मैं एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक, एग्जांपल के तौर पे आपको यहां पर एक नंबर दिख रहा होगा 12,000। तो 12,000 में सारी चीजें जो मैंने अभी अभी निकाली आपके सामने, सम और इसके इवन नंबर्स के कितने फैक्टर है, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, ठीक है, और एक नंबर का मल्टीपल भी है, वो भी हम देखेंगे कौन से नंबर का मल्टीपल है, और साथ में इसके टोटल प्रोडक्ट क्या होंगे। सारी चीजें एक बार आप कॉपी में निकाल के रखिए। मैं अभी आपको यहां पर सारी चीजों का सॉल्यूशन फिर से एक बार बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार। कोई भी चीज वैल्यू कैलकुलेट करने के पहले हमें क्या चाहिए, फैक्टराइजेशन चाहिए। तो फैक्टराइजेशन पहले देख लेते हैं। तो आइए इसका हम अब वैल्यूज का फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। 12,000 का मतलब क्या है, यहाँ पे 3 जीरो है। इसमें वीडियो में मैं जीरो भी कवर करूंगा। अभी के लिए ये ध्यान रखिए कि 10 बराबर क्या होता है, 2 और 5, 1 2 और 1 5 को मल्टीप्लाई करने से 1 10 बनता है। अब यहां पर तो 3 3 10 है, मतलब कि यहां पर 3 बार 2 होगा, 3 बार 5 होगा, तभी जाके 3 बार 10 बने होंगे। और 12 की हम बात करते हैं तो 12 होता है 4 इंटू 3। 4 इंटू 3 का मतलब 3 एक बार है, और 4 का मतलब 2 स्क्वायर है। मतलब कुल मिला के इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा कि 2 हमारे पास 5 बार था तो 2 की पावर 5, 3 हमारे पास एक बार था तो 3 की पावर 1, और 5 हमारे पास 3 बार था तो 5 की पावर 3। ठीक है, ये हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब आशा करता हूं कि आपका भी प्राइम फैक्टराइजेशन यही आया होगा। इसमें फिर क्या करना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है। तो 2 के पावर 5 था, 5 मतलब 5 प्लस 1 करोगे तो 6, 1 है ऊपर तो 1 प्लस 1 करोगे तो 2, 3 है तो 3 प्लस 1 करना पड़ेगा 4। ठीक है, तो इसमें अब आपको ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखोगे कि वैल्यू क्या आ रहा है, 2 6 12 इंटू 4 करोगे तो 48। इतने फैक्टर्स हो गए इसके। ठीक, अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, सम ऑफ फैक्टर्स पे। फटाफट देखेंगे इसका सम क्या होगा। सम यहां पर 2 के पावर 5 था तो आपको क्या लिखना है, 2 के पावर 5 से 1 ज्यादा, यानी 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय नीचे 2 माइनस 1 जो कि 1 ही होता है। इसके बाद आपको 3 जो है एक बार लेना है, और 3 एक बार नहीं भी लेना है, मतलब 1 प्लस 3 होगा, सम 4 हो जाएगा। तीसरे पॉइंट पे 5 के पावर 4 है, तो या तो आप 1 प्लस 5 की पावर 3 है, या 5 का स्क्वायर प्लस 5 का 3 कर सकते हो, जिसका वैल्यू कितना आएगा, तो 125 प्लस 25 करोगे तो 150, 150 प्लस 5 प्लस 1 करोगे तो 156 आएगा। ऐसे आप निकाल सकते हो, या फिर आप फॉर्मूला भी यूज करिए, उसमें भी कोई गलती नहीं है। 5 के पावर 4 करोगे
-1 डिवाइडेड बाय 4। तो मैं दोनों तरीके से आपको बता रहा हूं। 4 कैसे आया? 5 - 1 से, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होता है? 625। ये क्या बताइए? 625 है। 625 - 1 करोगे 624 आएगा। डिवाइडेड बाय, आप इसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 15 बार कटेगा और 6 यहां बचेगा 156। तो दोनों तरीके से आपका ये जो वैल्यू आ रहा है ये आ रहा है 156 का। तो यहां हमको क्या लिखना है? 156 लिखना है, ठीक। तो या तो आपको जो आसान है ऐसे ऐड कर सकते हो तो ऐसे ऐड करिए, या फिर आपको अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो आपको समझ में आ रहा है, पिछले वीडियो के जरिए भी मैंने डिटेल में समझाया था, तो आप वैसे भी इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक। बताइए इसका वैल्यू क्या आएगा? 2 के पावर 6 है। 2 के पावर 6 मतलब 64 माइनस का 1 करोगे तो 63 आएगा, ठीक। ये हो गया 63, ठीक। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आपका उत्तर आ जाएगा प्रोडक्ट सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स। इसके बाद आएगा नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स की यदि हम बात करें तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स में आपके पास 2 लेना कंपलसरी हो जाता है, मतलब 5 मल्टीप्लाई करोगे, आगे आपका यहां पर 2 और 4 एज इट इज रहेगा, इंटू 2 इंटू 4, मतलब टोटल आपके पास 40 नंबर ऐसे हैं, ठीक है। और ऑड फैक्टर की बात करें तो 2 ले ही नहीं सकते, मतलब ये वाला पार्ट जो है आपका 2 हट जाएगा इसमें, मतलब एक ही तरीके से आप 2 सिलेक्ट कर सकते हैं कि 2 को सिलेक्ट ना ही करें, फिर ये चीजें कांस्टेंट रहेंगी, 2 और 4 मतलब 8। तो टोटल इस संख्या के 48 फैक्टर्स है, जिसमें से 40 सम थे तो 8 विषम थे, ठीक। इसके बाद इस फैक्टर में 16 के मल्टीपल्स कितने हैं, यानी कि 16 के गुणज कितने हैं, सॉरी 16 नहीं 60 के, 60 के। तो अगेन मैंने बताया था किसी एक नंबर का हम देखेंगे वैल्यू, तो 60। तो 60 कैसे बना? 60 बना है 4 इंटू 15 से। 4 इंटू 15 मतलब 3 इंटू 5। तो 3 एक बार आया, 5 एक बार आया, और 4 का मतलब आप सभी लोग जानते ही होंगे अभी तक, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो इसका अगर हम वैल्यू निकालें तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा? इसमें से 2 अगर हमने निकाल दिया, यानी मैं 60 को अलग करने की कोशिश कर रहा हूं, 60 को अलग करने के बाद मेरे पास क्या बचेगा? 2 के पावर 5 में से मैंने 2 स्क्वायर निकाल लिया 60 के लिए, तो मेरे पास बचा 2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय, अगर मैंने एक 3 को अलग कर दिया तो 3 मेरे पास बचा ही नहीं 60 को हटाने के बाद 12,000 में, और यहां पर 5 के पावर 3 था जिसमें से एक 5 गया 60 के लिए, तो बाकी के 2 5 तो बचे रह जाएंगे, मतलब 5 का स्क्वायर, क्लियर। तो ये हो जाएगा इसका 60 को अलग करने के बाद जो वैल्यूज हमारे पास बच रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन बच रहा है, तो ये बच रहा है। तो सबसे पहली बात हमें क्या निकालना है? सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स। अच्छा ठीक है, पहले 60 के गुणनखंडों की संख्या हमें निकालनी थी, तो 60 के गुणनखंडों की संख्या क्या है? तो वो हो जाएगी 3 + 1 यानी 4, 5 के पावर 2 था तो 2 + 1 करोगे 3, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यहां पर आ जाएगा 12। चलिए अब थोड़ा सा यहां पे सवाल चेंज है, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स निकालना है। जब इवन फैक्टर्स निकालने की बात होती है तो यहां पर हम एक नहीं ले सकते, मतलब कि आपको क्या लेना होगा? तो 2 के पावर 2 से आप स्टार्ट करेंगे, 2 के पावर 1 से, सॉरी 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, ठीक, यहां तक आपको जाना होगा। मतलब कि जितने हमारे फैक्टर्स थे ना पहले, उसमें से आपको एक जो हमने माइनस किया था, एक जो हमने एक्स्ट्रा जोड़ा था 1, वो हटाना होगा। तो इसका सम देख लीजिए कितना आ रहा है, इसको जोड़ोगे 2 + 4 6 + 8 14 + 16 करोगे तो 30, 30 के बाद यहां पर 32, यानी ये 62 बन गया। मतलब ये जो 63 है, इस 63 की जगह 62 आएगा, क्योंकि हम इवन फैक्टर्स के सम निकाल रहे हैं। इवन फैक्टर्स के सम में 1 नहीं आ सकता, तो यहां पर जो 1 आ रहा था उस 1 को यहां से माइनस करना होगा, क्योंकि अगर 1 भी इंक्लूड हो जाएगा तो ऑड वाले नंबर्स भी आने लगेंगे। तो बाकी सब कुछ ऐसा रहेगा, 4 और 166, केवल यहां 62 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इन सबको जोड़ना है, 2 के पावर 1 नहीं लिख सकते, और ये 4 एज इट इज रहेगा, 1 भी ले सकते, 3 भी ले सकते, और मल्टीप्लाइड बाय यहां पे 156 यहां पे आ जाए। तो वैल्यू देख लेना इसमें क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर। तो सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स जो है वो इतना होगा। क्यों होगा वो मैंने आपको डिटेल में बताया। चलिए इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, तो बहुत आसान सी बात है कि आप नंबर लिख लीजिए 12,000, और पावर में क्या लिखेंगे? तो जितने फैक्टर्स आए, कितने आए? 48 आए, 48। इस 48 का आधा करना है आपको, ऊपर लिख लेंगे आप 24, ठीक। ये हो गया आपके सारे वैल्यूज जो हमने सीखा अभी कैसे निकालना। तो इसमें हमने नया क्या सीखा? यहां हमने सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स जो है ये हमने निकाला। पिछले वाले में हमने सम किसका निकाला था? तो 60 के गुणांकों का निकाला था। लेकिन अगर इवन बोल रहा है तो उसमें भी घबराने वाली कोई बात नहीं। आपको 1 वाला केस जो एडिशन में मैंने लिया था,
इसलिए मैंने आपको डिटेल में इसका फॉर्मूला कैसे आया वो भी मैंने बताया, क्योंकि अगर एग्जामिनर कहीं भी सवाल को ट्विस्ट कर दे तो वो भी आपसे बनना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं कुछ और एग्जाम्पल। जैसे कि कोई नंबर हमको इस तरीके से दिख जाए, 2 के घात 9, 3 के घात 13, 5 की पावर 7 और 11 की पावर 8, मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ही हमें ये नंबर दिया हुआ है। तो कुछ भी हो सकता है प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें आपको ऑलरेडी करके दिया हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो एक स्टेप आसान हो गया। नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स, ऐसे गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है? मतलब यह है कि आप यहां पर 1 लेंगे, फिर यहां से आप क्या ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर ले सकते हैं, यहां पर आप 2 के पावर 4 ले सकते हैं, यहां पे आप 2 के पावर 6 लग सकते हैं, 2 के पावर 8 ले सकते हैं, लेकिन 2 के पावर 10 नहीं ले पाएंगे। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर्स का मतलब क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है पूर्ण वर्ग। तो ये 2 के पावर 8 चला जाएगा, लेकिन इसके बाद ऑड नंबर है तो 1 और 2 नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इस संख्या को कैसे गिने फटाफट? इसको गिनने का तरीका क्या है? आपने देखा 9, तो 9 का आधा कर दीजिए, कितना आ रहा है? 4.5। 4.5 अगर आया तो इस डेसिमल पार्ट को आपको हटा देना है और इसमें प्लस का 1 कर देना है, तो 5 ऐसे नंबर होंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये चीज आपको यहां पे दोहरानी होगी। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, जैसे 13 है तो 13 का कैसे निकलेगा? 13 का आपको आधा करना है, आधा करोगे 6.5 आ रहा है, इस 5 को हटा दीजिए और इसमें प्लस 1 जोड़ दीजिए, मतलब कितना आगे आ जाएगा आपका 7 वैल्यूज। अगर 8 यहां पे दिया हुआ है तो 8 का आधा करेंगे 4 में प्लस 1 करेंगे तो 5, ऐसे 5 परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे। क्या क्या है? तो 1 हो गया, 11 का स्क्वायर हो गया, 11 के पावर 4, 11 के पावर 6 और 11 के पावर 8, इस तरीके से 5 वैल्यूज निकलेंगे। ठीक है, तो आते हैं वापस। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल रहे हैं। 9/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस का 1 मल्टीप्लाइड बाय यहां पे 13/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 1, ठीक, और 7/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस का 1 मल्टीप्लाइड बाय लास्ट में आ जाएगा 8/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 1। अब देखिए, आपको कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोल दिया, तो कुछ बड़ी सी बड़ी नाम हो गई, कुछ नहीं है ये। जैसे मैंने आपको बताया वही प्रक्रिया आपको करनी है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहां यूज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है वो एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या है, आप लिख सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब ऐसी संख्या जो उस संख्या के बराबर या उससे छोटी हो और पूर्ण अंक हो, उसी को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अ नंबर दैट इज इक्वल टू और लेस देन दैट नंबर विच इज एन इंटीजर, उसी को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। कोई ऐसी संख्या जो उस संख्या से छोटी या उसके बराबर हो और साथ में इंटीजर होनी चाहिए। जैसे कि मैं अगर लिखूं 3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो आपका उत्तर हो जाएगा सर इसका वैल्यू है 3। अगर मैं आपसे बोलूं कि 4.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, तो यहां पर आप लिखेंगे 4। अगर मैं आपसे कहूं 5.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, तो आप लिखोगे 5। अगर मैं आपसे कहूं 7.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, तो ये हो जाएगा 7। अगर मैं आपसे पूछूं 8.0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, तो आप लिखोगे 8। मतलब कहीं क्या है कि आगे जो भी फ्रैक्शनल पार्ट है उसको छोड़ देना है, यानी इस संख्या के बराबर या इससे छोटा सबसे बड़ा जो इंटीजर है। ठीक, एक बार फिर से समझिए, द नंबर विच इज इक्वल टू दिस और लेस देन दिस एंड इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा पूर्णांक जो इससे इक्वल हो या इससे छोटा हो या उसके बराबर हो, वो है 3। इससे छोटे में या इससे बराबर 4, इससे छोटे में इससे बराबर 5, इससे छोटे में इससे बराबर 7 है, और इससे छोटे में या इसके बराबर 8 खुद एक इंटीजर है, इसलिए यहां पर 8 ही लिखेंगे। क्लियर है? ये है एक्चुअल में फॉर्मूला जो मैंने अभी अभी वहां पे लिखवाया था आपको। तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, जब स्क्वायर कहा, परफेक्ट स्क्वायर कहा, तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। इस नंबर पे 9 पे तो 4.5 आया, तो 4 + 1 लिखोगे 5, ये आपको करना है। 13 दिखा तो 13 का आधा करोगे, 13 का आधा 6.5 होता है, तो 6 हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस 6 में प्लस 1 करना होगा, तो आ जाएगा 7। यहां पे 7 आया तो 3.5 + 1 यानी कि 3 लोगे, प्लस 1 करोगे तो 4 आएगा।
8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 से डिवाइड करने के बाद आता है 4, ठीक, तो 4 ही रहेगा और 4 + 1 5 होता है। ये हो गया 35 × 20 सॉरी 35 × 20 करोगे तो आपका हो जाएगा 700 वैल्यू 700। क्लियर है? अब परफेक्ट क्यूब की बात हो रही है तो यही प्रक्रिया आपको डिवाइडेड बाय 3 में करना है, क्योंकि परफेक्ट क्यूब अगर आप बनाना चाहते हो यहां पे तो क्या क्या वैल्यूज लेना होगा। 1 परफेक्ट, यहां से देखिए, यहां से 1 आप ले सकते हो या 2 क्यूब ले सकते हो या 2 की पावर 6 ले सकते हो और 2 की पावर 9 ले सकते हो, इसके ऊपर नहीं जा सकते। तो 4 वैल्यूज है। इस 4 वैल्यूज को निकालने का तरीका क्या है, 9/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस का 1 करना होगा। तो 9/3 मतलब 3 होगा, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 होता है, +1 करोगे तो 4 आएगा। यही मैंने बताया कि 4 वैल्यूज क्या क्या है, वो ये 4 वैल्यूज है। ठीक, तो मैंने आपको डेप्थ भी बताया और शॉर्ट ट्रिक भी बताया कि ऐसा हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो आप शॉर्ट ट्रिक याद रखिए कैसे करना है, और उसके पीछे का स्टोरी जो है उसको भी ध्यान रखना है कि अगर आप भूल जाए तो कॉन्सेप्ट आपके अंदर से निकल के आना चाहिए कि ऐसा कॉन्सेप्ट था। ठीक, तभी जाके आप एग्जाम में क्लियर हो पाएंगे, क्योंकि एग्जाम किसी किसी शिफ्ट में आसान रहता है, किसी किसी शिफ्ट में टफ नहीं होता, कॉन्सेप्चुअल होता है, उस कॉन्सेप्ट को समझना होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद 13 का मतलब 13/3 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन +1 करोगे। अगले वाले में यहां पे 7 है तो 7/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल के प्लस का 1 करोगे। और लास्ट में आपका आ जाएगा 8 है तो 8/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और प्लस का 1 कर लोगे, और जो वैल्यू आ रहा है वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात यहां क्या था, 13 था। 13 का मतलब 12 से काटोगे 4 + 1 यानी कि 5 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 7 यानी 2 + 1, यहां पे +1 होगा, 2 + 1 मतलब 3 आएगा। लास्ट वाले वैल्यू में 8 है, 8 को 3 से काटोगे, अगेन 2 बार कटेगा, 2.67 आ रहा है तो 2 ही लिख सकते हैं। बैलेंस जो है उसका परफेक्ट क्यूब नहीं बन पाएगा, इसलिए 2 यहां पे आएगा, +1 तो 3। ठीक है, 3 3 जा 9, ये हो गया आपका 20 × 9, 20 × 9 करोगे तो 180 आएगा। ठीक है, 4 5 जा 20, 3 3 जा 9, 9 × 20 करोगे 180 आएगा। क्लियर, यहां तक समझ में आ गई। अब एक आखिरी एग्जांपल, और यहां पे अगर पूछ गया कि बोथ परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब है, यानी स्क्वायर भी होना चाहिए क्यूब भी होना चाहिए, मतलब पावर में 6 होना चाहिए, तो डायरेक्टली क्या करोगे, यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 9/6 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन +1, ठीक, 13/6 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस का 1, और 7 है तो 7/6 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस का 1, और लास्ट में आपको 8 दिया है तो 8/6, ठीक है, 8/6 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस का 1। क्या आपको समझ में आ रहा है कि हम 6 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि क्यूब भी होना चाहिए और स्क्वायर भी होना चाहिए, मतलब पावर में 6 होना चाहिए। तो यहां पर एक ही बार जा सकते हो 2 पावर 6 तक, तो 1 आएगा, 1 + 1 करोगे तो 2। यहां पे 13 है तो 12 यानी 2 टाइम्स आएगा, 2 + 1 3, यहां पे अगेन 1 + 1 2, यहां पे अगेन 1 + 1 यानी 2, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। तो 24 ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं इस नंबर के। क्लियर है, यहां तक आपको मेरी बातें समझ में आने लगी होगी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कुछ सवाल, और कुछ सवाल देखने पर हमारा जो है प्रैक्टिस होगा अच्छे खासे। देखिए, सवाल में आपको सारी चीजें निकालने को नहीं कहा जाता, लेकिन मैंने सारी चीजें एक बार सिखा दी आपको। तो सवाल या तो आपसे उसका नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछेगा या इस तरीके से कोई भी एक वैल्यू पूछता है। ठीक, अब इस सवाल को देखिए, थोड़ा सा यहां पर आपका कॉन्सेप्ट चेक होगा कि मैंने जो सिखाया है वो आपको समझ में आया है कि नहीं आया। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 30 आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ऐसी कितनी संख्या है जो 2 से बड़ी है और 30 से छोटी है, इसकी संख्या कितनी संभव है जो 1 और खुद से विभाजित है। यानी 2 से बड़ी होनी चाहिए, 30 से छोटी होनी चाहिए, और ऐसे कितनी संभव है जो 1 और खुद से विभाज्य होती है। देखिए यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए। प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है कि ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, अभाज्य संख्या का जो आपका डेफिनेशन है, अभाज्य संख्या जो होती है, इसमें क्या होता है, केवल यानी केवल लगता है सामने 1 और खुद से,
एक और खुद से विभाज्य होती है। लेकिन यहां पर आप जब स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो यहां पर कोई ऐसा शब्द नहीं लिखा है कि एक और खुद से केवल विभाज्य है, ठीक है, ओनली नहीं लिखा है यहां पर। जब ये ओनली नहीं लिखा है तो हर एक संख्या ऐसी होती है जो एक से और खुद से विभाज्य होती है। क्लियर? तो आप यहां पर प्राइम नंबर्स नहीं देखेंगे, आप देखेंगे सारे नंबर्स जो कि 30 से 29 के 30 से 2 के बीच में है। तो 30 से 2 के बीच में अगर जाना है तो 3 से स्टार्ट करना होगा और आपको 29 तक जाना होगा। तो बीच के कितने नंबर हो गए? 29 माइनस 3 बटा 1 प्लस 1, इतने नंबर होंगे। ये फॉर्मूला हमने एपी में देखा हुआ है। तो 26 प्लस 1 करोगे 27 आ जाएगा। ठीक, ये स्टेप समझ में आया? पिछले वीडियो में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देखा था कि नंबर ऑफ संख्या कैसे गिनते हैं। तो आखिर संख्या 29 है, पहली संख्या 3 है और कॉमन डिफरेंस 1 का होगा क्योंकि 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, तो कॉमन डिफरेंस आया 1 का। और उसके बाद क्या करना होता है? उसके बाद हमें प्लस का 1 करना होता है। इस तरीके से हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो कहीं ना कहीं 3 से लेकर 29 तक 27 नंबर होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है। यहां पे फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 840 एंड इट्स सम, दोनों चीज निकालना है। यानी कि 840 के टोटल सम गुणनखंडों की संख्या और उनका योगफल भी निकालना है। तो सबसे पहली बात, 840 बना तो कैसे बना? इसमें मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं इसको 21 गुणे 40 लिखूं, ऐसा लिख ही सकते हैं। ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये जो 40 है, इस 40 में आप देख पा रहे होंगे कि 8 छुपा हुआ है और 5 छुपे हुए हैं। 8 इंटू 5 है। और ये जो 21 है इसको मैं 3 इंटू 7 लिख सकता हूं। यानी कुल मिला के 840 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना था, जिसमें 8 है जो कि 2 से बना है 3 बार मल्टीप्लाई करने से, फिर 3 एक बार आया, 5 एक बार आया और 7 एक बार आया। इस तरीके से फटाफट हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। किसी भी तरीके से आप उसको तोड़ते जाइए नंबर्स को, प्राइम नंबर्स ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। इसके बाद हमें यह निकालना था इसके इवन फैक्टर्स। तो इवन फैक्टर्स का मतलब क्या है कि आपको 2 लेना ही होंगे सारे के सारे। तो नहीं 2 लेने वाला केस एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब 3, 1 प्लस 1 यानी 3 ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। तो 2 केसेस है, यहां पे भी 2 तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहां भी 2, मतलब टोटल आपके पास 24 इसके सम फैक्टर्स है। तो 12 वाले जो है वो तो गलत हो गए, इन दोनों को हटा देते हैं। ठीक, इसके बाद हमें निकालना है इसके इवन फैक्टर्स का सम। तो इवन फैक्टर्स का सम कैसे निकलेगा? इसका सम क्या है बताइए? 2 प्लस 4 प्लस 8, 2 प्लस 4 प्लस 8 आएगा। यहां पर 1 प्लस 3 आएगा और यहां पर लास्ट वाले में 1 प्लस 5 और 1 प्लस 7, 1 प्लस 5 और 1 प्लस 7 आएगा। ठीक है, मतलब कि देखिए क्या हो रहा है, ये हो गया 14 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो देखिए अब यहां से थोड़ा सा स्मार्टली आप सिलेक्ट करिए। आपके पास 2 ऑप्शन जो है, इसका यूनिट डिजिट यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है। तो क्यों ना हम यूनिट डिजिट से चेक करें, क्लियर हो जाएगा पिक्चर। 4 इंटू 4 करोगे तो यहाँ पर 16 आएगा, 6 इसका यूनिट डिजिट हो गया। 6 में 6 मल्टीप्लाई करने पर 6 ही बनता है, 36 यूनिट डिजिट 6 हो गया। 6 इंटू 8 करने पर 48 बनता है, मतलब यूनिट डिजिट 8 आएगा, मतलब आखिर में 8 आ रहा है। तो ये वाला सही उत्तर हो जाएगा। पूरा कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, यहां दिया हुआ है n इज डिविजिबल बाय हाउ मेनी परफेक्ट क्यूब्स। ठीक है, n बराबर 25 के घात 25 है, तो n के कितने धनात्मक पूर्ण घनों द्वारा विभाज्य है, यानी कि परफेक्ट क्यूब्स कितने हैं ये निकालना है हमें। सबसे पहली बात, n क्या है? n है 25 के घात 25। आपको सबसे पहला स्टेप ये आना चाहिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। ठीक, पिछले वीडियोस में सर्च सिंथेसिस में हम देख चुके हैं। a के घात m के घात n जो होता है, ये होता है a के घात m इंटू n, ये हम पढ़ चुके हैं। तो 25 देखते साथ ये प्राइम नंबर नहीं है, तो पहले प्राइम नंबर बनाना अनिवार्य है। इस 25 को बनाना होगा 5 का स्क्वायर और होल पावर में आपका 25 है, मतलब ये हो जाएगा 5 की पावर 50, 50। ठीक है, मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसके पूर्ण घन कितने हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा सर 50 डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस का 1। मल्टीप्लीकेशन में अगर कुछ वैल्यू और होता तो आगे जाते, लेकिन यहीं रुक जाना है। तो 48 कट जाएगा 16 से, 2 5 ऑड है वो नहीं आएंगे, तो 16 प्लस 1 यानी कि आपका 17 जो है इसके टोटल वैल्यू। एक एक्स्ट्रा क्या है तो 1 है, 1 भी तो परफेक्ट क्यूब है जो कि इसका फैक्टर होगा। ठीक, तो ये हो गया 17 उत्तर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां दिया हुआ है हाउ मेनी सच नंबर्स आर पॉसिबल व्हिच लीव्स द रिमाइंडर 16 व्हेन डिवाइडेड बाय 256, यानी 256 इज डिवाइडेड। तो ऐसी कितनी संख्या है जो 256 को विभाजित करने पर शेष 16 देती है। इस तरीके का सवाल आपके एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आने की संभावना रखता है, जो कि मैंने यहां पर क्रिएट किया है। ये सवाल आया नहीं है, लेकिन इस तरीके के पैटर्न का सवाल आया है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहली बात बोल रहा है कि 256 को जब आप डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, डी से, तो यहां पर रिमाइंडर कितना बचता है, तो 16 बचता है। ठीक, मतलब कि सपोज करिए कि अगर यहां पर डी से हम काट रहे थे तो रिमाइंडर यहां 16 बचा, मतलब आपने यहां जो माइनस किया होगा 240 माइनस किया होगा। तो ये जो 240 है वो कहीं ना कहीं इस नंबर का मल्टीपल होता है, इस नंबर में कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद 240 बनता है। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है जिससे डिवाइड किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं 240 का फैक्टर होगा। तो हमें करना क्या है, 240 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो 240 कैसे बना है, तो बना है 16 इंटू 15 से, और 15 का मतलब है 3 इंटू 15 का मतलब है 3 इंटू 5, मतलब 3 के घात 5 1, 5 की घात 1, और ये जो 16 है 16 के घात यानी कि 2 के घात 4 बन जाएगा। क्लियर। तो अगर इस तरीके से हम इसका विभाजन कर रहे हैं तो अब यहां से जितने फैक्टर होंगे उतने सारे पॉसिबल नंबर्स है यहां पर डी के, कि सबसे डिवाइड करने पर 16 रिमाइंडर आना चाहिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा और चीज है जो करेक्ट मैं करूंगा लास्ट में। सबसे पहले तो इसके इस नंबर के फैक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए कितने होंगे। इसके गुणनखंडों की संख्या जब हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा यहां से 4 बार 2 था तो 5 लिखेंगे, 3 हमारे पास 1 बार था तो 2 बार लिखेंगे, 5 हमारे पास 1 बार था तो 2 बार लिखेंगे। तो 4 इंटू 5 करने पर 20 आ रहा है, मतलब 20 हमारे पास फैक्टर हो गए। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आप एक बात बताइए कि ये जो 16 रिमाइंडर आ रहा है तो क्या ये नंबर कभी भी 16 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है, कि 16 से छोटा हो सकता है, तो 16 से छोटा या उसके बराबर नहीं हो सकता, हमेशा 16 से बड़ा होना चाहिए। कभी भी कोई नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा जो है वो इस नंबर से छोटा होता है, मतलब ये जो डी है ना, ये डी हमेशा 16 से बड़ा आएगा। 16 से बड़ा आने का मतलब इस 20 फैक्टर्स में 240 के वो फैक्टर्स हट जाएंगे जो 16 से छोटे हैं, जैसे कि 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं है, 8 है, 9 नहीं है, 10 है, 11 नहीं है, 12 है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 है, और 16 भी एक फैक्टर है 240 का। तो ये सारे जो गुणनखंड हैं इन सब से डिवाइड करने पर 240 तो जरूर बनेगा, लेकिन रिमाइंडर 16 नहीं बन सकता, क्योंकि ये सारे नंबर 16 या उससे छोटे हैं, 16 से बड़े वाले फैक्टर्स ही लेने पड़ेंगे। तो 20 तो टोटल फैक्टर्स थे, इसमें से इतने फैक्टर्स को माइनस करना पड़ेगा, 3 3 3 9 2 11, मतलब 11 और माइनस करने होंगे, तो टोटल ऐसे 9 फैक्टर्स होंगे। गलती मत कर देना यहां पर 20 को मार्क करने का, और वैसे 20 ऑप्शन नहीं था, लेकिन हो सकता है कुछ लोग अगर 20 आंसर ला रहे थे उसमें ये गलती हो रहा होगा, 11 माइनस करके 9 उत्तर इसका होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहां से देखते हैं। आपका प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 7500 हमें निकालना है। तो 7500 देखते साथ समझ में आता है कि इसमें 25 हुआ मल्टीप्लाइड बाय 3 हुआ तब 75 बना, और 100 का मतलब है 25 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो 4 है यहां पर, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, 3 है यहां पर 3 के पावर 1, ये भी 5 का स्क्वायर है, ये भी 5 का स्क्वायर है, मतलब 5 के पावर 4 हो गया। ये आपका क्या है, 7500 है। ठीक है, अब क्या निकालना था, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स के लिए क्या चाहिए हमें, पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना बहुत जरूरी है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स इसका कितना होगा, 2 + 1 3, 1 + 1 2, 4 + 1 5, मतलब कि कितने हो गए, तो 30 हो गए, 30। ठीक, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालने का तरीका मैंने क्या कहा था कि नंबर लिख लीजिए 7500, और जितने फैक्टर्स आए, कितने फैक्टर्स आए, 30 आए, तो 30 का आधा करके पावर में 15 लिख लोगे। तो आंसर जो सही है वो है सी उत्तर इस सवाल का सही है। ठीक है, आसान सी बात है। कभी भी सारे गुणनखंडों का गुणनफल निकालना है तो क्या क्या पता होना चाहिए कि संख्या क्या और संख्या के टोटल फैक्टर्स कितने, ये दोनों चीज अगर है तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगली बात यहां पर देखिए क्या है, यहां पे निकालना है सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स। ठीक,
तो जब हमको 1080 के गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योगफल निकालना है तो समझिए यहां पर क्या है। अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 के गुणनखंड जो है वो है, फैक्टर्स जो है वो है 1, 2, 3, 6 यही है। तो अगर मैं 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 करता हूं, क्या कर रहा हूं मैं? सारे फैक्टर्स के व्युत्क्रमों का योगफल। इसके व्युत्क्रम का योगफल जब निकालने की बारी आती है तो जब इस सभी का एलसीएम निकालोगे नीचे, तो इन सभी का एलसीएम तो 6 होता है, मतलब कि नंबर खुद होती है 6, और 1 से काटोगे तो ऊपर 6 आ जाएगा, 2 से काटोगे यहां पे 3 आ जाएगा, 3 से काटोगे 6 को तो 2 आ जाएगा, और 6 से काटोगे तो यहां पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या, जब हम इसके व्युत्क्रमों का योगफल निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो है सम ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय नंबर। तो इसको आप नोट करके रखिए कि जब भी हमें सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालना है, यानी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग निकालना है, तो क्या करोगे? सम ऑफ फैक्टर्स निकालोगे, यानी जितने भी गुणनखंड है उसका योगफल निकालोगे, बटे में डिवाइड क्या कर दोगे? उसका नंबर डिवाइड कर लोगे। इसी प्रक्रिया से हमें करना है, टाइम बचता है और यहां पे हो भी वही रहा है। ठीक, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इस चीज को समझाया है। तो अब जो काम है हमारा वो क्या है? सम ऑफ फैक्टर्स निकालना, यानी 1080 का सम निकालना होगा। तो 1080 कैसे बना है? 36 × 30 करने पर बना। 36 कैसे बना? 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर, या इसको आप 4 × 9 भी लिख सकते हो। 30 कैसे बना? 2 × 3 × 5 से बना। तो अब देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो सबसे पहली बात, 2 यहां पे 2 बार, यहां 1 बार, मतलब 2 की पावर 3, 3 यहां पे 2 बार है और 3 यहां पे 1 बार है, मतलब कुल मिला के 3 हमारे पास 3 बार है फिर से, और 2 हो गया, 3 हो गया, बचा 5, 5 की पावर 1। ये हो गया हमारे पास 1080 का प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इस संख्या के फैक्टर्स का सम निकालना है। फैक्टर्स का सम क्या होता है? फैक्टर्स का सम होगा 2 के पावर 4 माइनस 1 बटा 2 माइनस 1 मतलब 1, 3 के पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 होगा मतलब 2, इसको 1 + 5 भी लिख सकते हो यानी 6, या 5 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो भी 6 आएगा। ठीक है, तो अब इसका वैल्यू क्या हो गया? 16 माइनस 1 यानी 15, ये हो जाएगा आपका 81 माइनस 1 यानी 80 बटा 2 40, और यहां पे 6। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके सम, और हमें जो निकालना है वो है सम ऑफ फैक्टर्स, मतलब इतना डिवाइडेड बाय नंबर, यानी कि डिवाइडेड बाय 1080। 1080 से इसे हमें डिवाइड करना होगा। तो 1010 यहां कट गया, 4 से काटोगे यहां 27 आएगा 27। अब देखिए इसमें 9 छुपा हुआ है, 9 से काटोगे तो यहां 3 आएगा, 9 में 2 3 होता है तो यहां पर एक बार 2 आएगा, यहां पे एक बार 5 आएगा, मतलब कुल वैल्यू क्या हो गया? तो 10 डिवाइडेड बाय 3 जो कि है 3 1/3। तो उत्तर जो है ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? अब समझ में आ गई होगी आपको इसकी बातें कि हम जब व्युत्क्रमों का योगफल निकाल रहे हैं तो कैसे निकालना है। अब आउट ऑफ द फर्स्ट 85 नेचुरल नंबर्स हाउ मेनी हैव इवन नंबर्स ऑफ फैक्टर्स? पहले 85 प्राकृतिक संख्याओं में से कितने संख्या का गुणनखंड जो है वो संख्या सम होगी? गुणनखंडों की संख्या सम होनी चाहिए, यानी संख्याएं जो है वो इवन होनी चाहिए। तो जो चीजें मैं सिखा चुका हूं आपको क्लासिफिकेशन में, उसका मैं थोड़ा सा यहां पर उपयोग करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा क्योंकि इसका आंसर जो है वो आपका 85 - 9 होगा। 85 - 9 यानी कि 76 इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, 76 इस सवाल का उत्तर होगा। विद इन सेकेंड्स आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट जो है उसको समझाना है, समझना है, तो पेशेंस रखिएगा। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आ रहा है लाइक करें क्योंकि आपके लाइक से मोटिवेशन हमें मिलता है और इसी से हम और अच्छा कंटेंट आपको देते हैं। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सही टाइम पे मिलता रहे। ठीक, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने यहां पर कैसे इतने फटाफट 85 - 9 इसका उत्तर होगा 76 मार्क कर लिया, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो मैंने वहां पे आपको एक बात बताई थी कि इवन नंबर में जब इवन नंबर मल्टीप्लाई होता है तो एक इवन नंबर आता है, इवन नंबर में जब ऑड नंबर मल्टीप्लाई होता है तो भी एक इवन नंबर आता है, और ऑड नंबर अगर चाहिए, विषम संख्या चाहिए, तो इसमें ऑड नंबर में आपको ऑड नंबर ही मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक,
तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हो, तो सबसे पहली बात हम जो फॉर्मूला बनाए थे n बराबर a इंटू पी, ए के पावर p, b के पावर q, c के पावर r, इस तरीके से जब चल रहा था तो हमने जो नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला देखा था उस फॉर्मूले को याद करने की कोशिश करिए। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या का जब हमने बात किया था तो यहां पर मैंने कहा था कि इस p में +1 कर लेना, q में +1 कर लेना, r में +1 कर लेना और इस तरीके से मल्टीप्लाई करते चल जाना। ठीक, दूसरी बात हमने क्या सीखी थी? एक तो हमने यह सीखा था, दूसरी बात हम यह सीख रहे थे कि जब इवन नंबर प्लस ऑड नंबर होता है तो एक ऑड नंबर निकलता है। ठीक, इवन नंबर में इवन नंबर जोड़ोगे तो हमेशा एक इवन नंबर आएगा और ऑड नंबर में जब ऑड नंबर जोड़ोगे तो भी एक इवन नंबर निकल के आएगा। क्लियर? मतलब समझिए, ये 1 क्या है, यहां पर जब हम ऐड कर रहे हैं दो वैल्यूज को तो 1 तो हमेशा ऑड होता है, मतलब जो भी संख्या हम यहां पर जोड़ रहे हैं वो संख्या जो है वो कहीं ना कहीं ऑड संख्या है। ये जो नंबर हम जोड़ रहे हैं ये संख्या जो है ऑड नंबर है 1। अब यहां पर ये पूछ रहा है कि कितने इवन फैक्टर्स हो सकते हैं। इवन फैक्टर का मतलब बहुत अब नाजुकी से इसको समझिएगा कि इनमें से कोई भी नंबर अगर इवन बन गया, इनमें से कोई भी संख्या अगर इवन बन गई तो पूरे के पूरे फैक्टर्स इवन होंगे। तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स बनाने के लिए या ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स बनाने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स बनाने के लिए आपको ये भी ऑड करना पड़ेगा, इसको भी ऑड करना पड़ेगा, इसको भी ऑड करना पड़ेगा। सभी वैल्यूज को ऑड करने का मतलब क्या है? ठीक, आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं। या तो आप इसको देख सकते हैं कि नंबर ऑफ, मैं इसमें इवन वालों को निकालूं, या फिर आपको ये निकालना होगा क्योंकि जितने फैक्टर्स हैं उसमें से ऑड वाले जितने उसको माइनस कर देना। तो मैं ये क्या करूंगा कि मैं ये देखूंगा कि इसमें ऑड वाले कितने आ रहे हैं, उसको माइनस कर दिया जाएगा। तो सबसे पहली बात, अगर इसको पूरे को नंबर ऑफ फैक्टर्स को ऑड बनाना है यानी विषम संख्या बनानी है तो उसमें अगर ये 1 है, ये ऑड नंबर है, इसको पूरा विषम बनाने के लिए p को इवन होना ही पड़ेगा क्योंकि ऑड नंबर में जब इवन नंबर जोड़ते हैं तभी ऑड आता है। तो इसको ऑड होने के लिए इस p को इवन होना पड़ेगा। सेम q + 1 है, 1 तो एक ऑड नंबर है, ये तो फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो सकता फॉर्मूले में, तो q को इवन होना पड़ेगा, r को भी इवन होना पड़ेगा। मतलब कि हम जो पावर में लगा रहे हैं वैल्यूज, ये पावर में ये p भी इवन होगा, सम संख्या, q भी सम संख्या होगी, r भी सम संख्या होगी। तो जब आप पावर में सम संख्या लगा रहे हो, सम संख्या का मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर्स लगा रहे हो, परफेक्ट स्क्वायर्स लगा रहे हो, तभी जाके ये नंबर जो है उसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकले। अगर कोई भी ऐसा वैल्यू यहां पे आ गया जो यहां पर p ऑड है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं रहेगा, ये फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो उसके इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स बन जाएगा। यानी कि कुल मिला के आपका जो थ्योरी पार्ट है वो इतना ही है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड होते हैं और आपके जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन होते हैं। इस चीज का आप नोट बना लीजिए। और 85 के नीचे 9 परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए मैंने 85 - 9 करके 76 उत्तर किया था। ठीक, तो ये तो थ्योरी पार्ट है। आप नोट बनाना चाहते तो नोट्स लिखिए, यहां पर आपके स्क्रीन के ऊपर है। ओनली परफेक्ट स्क्वायर्स हैव ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या है? केवल पूर्ण वर्गों में गुणनखंडों की संख्या जो है वो विषम होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एनी एंड स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर्स विल हैव ओनली 3 फैक्टर्स। और अभाज्य संख्याओं के वर्ग के केवल 3 गुणनखंड होते हैं। 2 चीजें मैंने यहां बता दिया। जैसे सपोज करिए मैं 6 की बात करता हूं तो 6 के फैक्टर है 1 2 3 6। अगर मैं 36 की बात करूं तो 36 6 का स्क्वायर है। इसके कितने फैक्टर होंगे? 1 2 3, ठीक, 4 6, इसके बाद आएगा 9 12 18 और 36। देखिए कितने फैक्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी यहां पर आपके 9 फैक्टर बन रहे हैं जो कि है ऑड नंबर, यहां पे आपके 4 फैक्टर बन रहे हैं जो कि इवन नंबर। तो अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसी के ही ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स बनते हैं, अदरवाइज ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं बनते हैं। इस चीज का आप नोट बना के रखिए। ठीक, तो इसलिए मैंने कहा 85 के नीचे जो परफेक्ट स्क्वायर है वो टोटल 9 है, 81 तक है। तो इसलिए 85 में 9 नंबर ऐसे होंगे जिसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स बनेंगे। 85 में 9 माइनस करोगे तो 76 उत्तर हो जाएगा। इतने इवन फैक्टर्स। ठीक, अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सेकेंड पॉइंट की, जो मैंने यहां लिखा हुआ है कि प्राइम नंबर्स का स्क्वायर ले लो।
फॉर एग्जाम्पल 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। इस 4 के केवल 3 फैक्टर होंगे, क्या क्या, 1, 2 और 4। अगर मैं 3 का स्क्वायर लेता हूं तो ये हो जाएगा 9। इस 9 के केवल 3 फैक्टर होंगे, 1, 3 और 9, जो कि ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है। तो कितने भी स्क्वायर आप ले लीजिए, यहां पर केवल ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होता है, लेकिन जो प्राइम नंबर का स्क्वायर होता है उसके केवल 3 फैक्टर्स होते हैं, एक 1, एक जो स्क्वायर करने के बाद नंबर आया, और एक प्राइम नंबर खुद। ठीक है, इसको भी नोट करके रखिए। तो अगर आपसे कोई पूछ ले, बताइए 1 से 100 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जिसके 3 फैक्टर्स है, तो आपको देखना होगा प्राइम नंबर कहां तक जा रहा है। 2, 3, 5, 7 यही है। इसके बाद आप 11वें पर जाओगे तो 11 का स्क्वायर 121 होता है। मतलब केवल 4 ही नंबर ऐसे 1 से 100 के बीच में जिसका जो है नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 होंगे। वो क्या क्या नंबर है, इसका स्क्वायर यानी 4, दूसरा 9, फिर 25 और 49। इसके बाद अगला प्राइम नंबर 11 का स्क्वायर 121। मतलब 4 ही नंबर 1 से 100 के बीच में जिसके 3 फैक्टर्स होंगे। ऐसा सवाल भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक, चलिए अब कुछ और बातें करते हैं। 1 से लेकर रूट n तक और रूट n से लेकर n तक कितने इसके फैक्टर होते हैं, ये हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जब n एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, मान लेते हैं कि n को मैंने यहां 36 माना है पहले वाले में, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, और n को मैं एक बार 18 मान लेता हूं, ठीक है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पहले वाले केस में हमारे जो टोटल फैक्टर्स होंगे वो हो जाएगा 1, फिर आएगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर आएगा 6, फिर आपका आ जाएगा 9, फिर आएगा 12, 18 और 36। 18 की अगर मैं बात करता हूं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1, 2, 3, 6, 9, 18 यही इसके स्क्वायर्स है। ठीक, पहले वाले केस में अगर हम रूट n की बात करें, पहले वाले केस में यानी रूट 36 की अगर मैं बात करूं तो ये होता है 6, जो कि एक फैक्टर है, बीच में आ रहा है। ठीक है, यहां पे अगर मैं रूट 18 की बात करूं तो आपका जवाब होगा सर इसका वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग होगा। कितना हो जाएगा, तो रूट n मतलब 9, और यहां से आपका कितना आएगा 25 है ना, सॉरी 16 आएगा, 16 और 25। तो इसका 2 का डिफरेंस और इसका 9 का डिफरेंस, मतलब 4.2 के आसपास इसका वैल्यू आएगा। ठीक, मान लेते हैं इसका वैल्यू क्या है, 4.2 है। ठीक, तो 4.2 जो है इसको मैंने बढ़ते हुए क्रम में जमाया, यहां कहीं पे आपका वैल्यू आएगा 4.2 का। ये आपका फैक्टर नहीं होता है, लेकिन यहां पर जो रूट n है ये आपका फैक्टर बन जाता है। ठीक, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है इसको समझिएगा थोड़ा सा। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि जैसे ही हम रूट n लेते हैं तो रूट n के छोटे, रूट n से छोटा और रूट n से बड़ा बराबर नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं किसी भी नंबर का। रूट n से छोटा और रूट n से बड़े n के बराबर नंबर के फैक्टर होते हैं। जैसे आप यहां से यहां तक जाओगे तो 4 फैक्टर्स मिल रहा है, 1, 2, 3, 4। यहां से यहां तक जाओगे तो भी 4 फैक्टर्स मिल रहा है, 1, 2, 3, 4। लेकिन जब परफेक्ट स्क्वायर होता है तो बीच में जो रूट n निकल के आया 6 वो फैक्टर होता है। यहां पे ऐसा नहीं होता। जब n परफेक्ट यानी कि n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसके नीचे तो 3 है, इसके आगे भी 3 है, लेकिन ये जो रूट n निकला ये इसका फैक्टर नहीं होता है। तो 2 चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, उसका रूट n वैल्यू लेंगे। रूट n से छोटे जितने n के फैक्टर है, रूट n से बड़े यानी कि उसके वर्गमूल से बड़े भी उतने ही फैक्टर होंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट n उसका फैक्टर होता है, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट n उसका फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, इस चीज का आप नोट बना के रखिएगा। ठीक है, ये तो हो गई पहला पॉइंट। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। ठीक, सेकंड पॉइंट पे आप देखिए कि सामने से मैं कोई नंबर लेता हूं, आगे से अगर मैं कोई नंबर लूं 1, और पीछे से अगर मैं 1 काउंट करूं तो 36 आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 36 बनता है। ठीक, सामने से मैंने सेकंड नंबर लिया 2, और पीछे से मैंने सेकंड नंबर लिया 18। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी 36 आता है। सामने से मैंने तीसरा नंबर लिया और पीछे से अगर मैं तीसरा नंबर लेता हूं तो 3 × 12 जो कि कितना होता है 36 होता है। सामने से यदि मैं चौथा नंबर लेता हूं और पीछे से चौथा नंबर लेता हूं तो 4 × 9 जो कि कितना है 36 है। और सामने से अगर मैं 6 लूं या पीछे से 6 लूं, दोनों का मल्टीपल करने पर 6 36 ही आता है। ठीक,
यही चीज आप यहां भी देखेंगे, यहां पर जब मैंने 1 मल्टीप्लाइड बाय 18 किया, 1 इंटू 18 किया तो 18 बना, 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 किया तो भी 18 बना, 2 इंटू 9, यानी सामने से दूसरा नंबर पीछे से दूसरा नंबर तो भी 18, और लास्ट में मैंने यहां पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 किया तो भी 18 बना। मतलब कुल मिला के जब मुझे प्रोडक्ट निकालना है किसी नंबर का, किसी नंबर के फैक्टर्स का मुझे प्रोडक्ट निकालना होता है तो मैं क्या करता हूं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 18 यही करता हूं। और जैसे ही आप ये देखेंगे कि 1 और 18 का मल्टीपल जो है वो 18 के बराबर है, 2 और 9 के मल्टीपल क्या है तो वो 18 के बराबर है, 3 और 6 का मल्टीपल क्या है तो 18 के बराबर। इसीलिए मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया था, जहां मैंने कहा था मैं आपको आगे चल के बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 मल्टीप्लाइड बाय जितने फैक्टर थे 1 2 3 4 5 6 इसका आधा करके 3 पावर में लिखना होता है। तो ये 18 के पावर 3 जो है इसके प्रोडक्ट का यानी गुणनफल का वैल्यू होता है। ठीक, पसंद आया वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, इसके बाद समझिए यहां पर भी आप समझिए कि यहां पर ऊपर क्या हो रहा है, 36 36 36 36 और यहां पर आपका एक बार 6 भी और होगा, यानी सबका प्रोडक्ट जब निकालना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे हमने मल्टीप्लाई किया। तो मैंने क्या किया, यहां पर 36 के पावर 9 का आधा किया। अब इस केस में आप सोचिए 9 का आधा करोगे तो 36 तो अपने आप में एक स्क्वायर है, मतलब ये 6 का स्क्वायर बनेगा और 6 के स्क्वायर में आधा कट हो जाएगा, मतलब कुल मिला के ये 36 जो है 6 का स्क्वायर था। तो एक्चुअली इसका वैल्यू आएगा 6 के पावर 9, 6 के पावर 9 बनेगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं लेकिन नंबर खुद एक स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर और 9/2 जो है वो कट जाता है। क्लियर, बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ बातें हो गई जहां पे मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर जो है इसके पावर जो भी है वो ऑड होगा इसका फैक्टर्स। तो परफेक्ट स्क्वायर के पावर में जब आप लिखोगे तो 6 का स्क्वायर और वो आधा जो आ रहा है वो कट जाएगा, यानी कुल मिला के 6 की पावर 9 होगा। तो आप देख भी सकते हैं यहां पे 6 9 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, चलिए अब आपको समझ में आया होगा कि जब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स यानी कि टोटल फैक्टर्स का प्रोडक्ट का फॉर्मूला जो मैंने बताया था वो ऐसा क्यों हो रहा है वो आपको अभी समझ में आया होगा। एक दो सवाल हम देखते हैं यहां पे। पहला सवाल, इफ देर आर 13 फैक्टर्स ऑफ n फ्रॉम 1 टू रूट n देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जब n एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यदि 1 से रूट n तक 13 गुणनखंड है तो n के पूर्ण वर्ग और n एक पूर्ण वर्ग ना हो होगा, यहां पे हो लिखा है, ये ना हो होगा। जब n पूर्ण वर्ग नहीं होता, इसको करेक्ट करना, जब n एक पूर्ण वर्ग नहीं होता है तो इसके इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। तो जस्ट 13 अगर आया तो 13 का डबल उत्तर हो जाएगा, 26 जो है इसके फैक्टर बन जाएंगे। ठीक, सेकेंड एक क्वेश्चन लेते हैं, जब n इज अ परफेक्ट स्क्वायर यानी n जब एक पूर्ण वर्ग हो, उस केस में अगर 1 से रूट n तक 18 गुणनखंड आए तो उसमें से समझिए रूट n जो होगा, रूट n खुद एक फैक्टर होगा और 1 से यहां तक 18 है। मतलब मैं अगर इससे 18th वाले को अगर मैं छोड़ दूं तो इसके पहले 17 होंगे, एक यहां से लेकर यहां तक, और इसके आगे भी 17 होंगे। तो 17 + 17 34, और ये 18वें वाले को जब जोड़ोगे तो एक और आएगा, मतलब टोटल 35 इसके गुणनखंड बन जाएंगे 35। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। आफ्टर अरेंजिंग द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स फ्रॉम पोजीशन 5th and 17th फ्रॉम स्टार्टिंग रिजल्ट इन द नंबर n itself, then find how many factors of n are there। किसी संख्या के गुणनखंडों को बढ़ते हुए क्रम में जमाने के बाद 5वीं और 17वीं पर स्थित गुणनखंड का गुणनफल संख्या के ही बराबर होती है, तो संख्या के गुणनफल की देखिए। ऑर्डर एंड रैंकिंग अगर आपका रीजनिंग में नहीं हुआ है तो सर आपको कवर करवाएंगे। अभी एक छोटा सा टॉपिक वहां पे जो है उसको मैं लेना चाहता हूं कि हमने क्या किया, बढ़ते हुए क्रम में सभी चीजों को जमाया। तो 5वीं स्थान पर जो वैल्यू आई और 17वीं स्थान पर जो वैल्यू आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो है नंबर ही निकल के आ रहा है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आप सामने से 5वीं लो और पीछे से भी 5वीं संख्या को लो जमाने के बाद, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है, गुणनफल जो होता है, वो संख्या के बराबर होती है। मतलब जो सामने से 17वीं है, पीछे से 5वीं होगी। मतलब अगर एक ही पोजीशन का, ऑर्डर रैंकिंग में आपको सिखाया जाएगा ये बात, जब किसी एक ही पोजीशन का रैंक सामने से भी और पीछे से भी पता चल जाता है
तो टोटल जो नंबर होते हैं वो होते हैं 5 + 17 - का 1। ये आपको ऑर्डर एंड रैंकिंग में पढ़ाया जाएगा। अभी आप इतना नोट करके रखिए कि किसी भी एक प्लेस का सामने से और पीछे से या लेफ्ट से और राइट से दोनों का रैंक आपको पता है, तो उन दोनों को जोड़ के -1 करिए तो टोटल संख्या कितने वो पता चल जाएंगे। तो इसको जोड़ लेते हैं, 22 हो गया, ठीक है। 22 - 1 करोगे तो 21 आएगा, 21। क्लियर? यहां तक आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए, तो अब हम इस वीडियो को यहां पे रोकते हैं, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ नंबर में मैंने आपको जितनी चीजें स्टार्टिंग में बताई थी वीडियो में, उस सारी चीजों को मैंने यहां कवर किया। एग्जाम में फैक्टर ऑफ नंबर के ऊपर कुछ सवाल आया तो इसके बाहर आने के चांसेस नहीं है, और अगर बाहर आ भी गया तो मैंने सारी कॉन्सेप्ट आपको बताई है, इसको आप पकड़ के रखिए, ठीक है। और वीडियो में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यहां पर आपको जो कंपटीशन कम्युनिटी का वेबसाइट दिया है उस पर आप क्लिक करके वहां पर रजिस्टर करिए ताकि इसका लेक्चर आपको वहां मिल जाए। और आने वाले हफ्ते में जैसे ही ये एक और लेक्चर जो होगा उसको कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चंस हमने यहां पे करवाए हैं उससे रिलेटेड, यानी कि जो भी सिलेबस हमने इस हफ्ते कराया है उससे रिलेटेड पीडीएफ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस शीट भी आपको वेबसाइट में मिलेगा। तो वेबसाइट जरूर ज्वाइन करें, रजिस्टर करें फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब से हमारा जो है मोटिवेशन बढ़ता है कि हम और अच्छा कंटेंट आपको दें। चलिए, थैंक यू सो मच। यहां पर अब इस वीडियो को रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।